गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू वंस अगेन। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का आरएस सर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को आज एक पॉइंट ऐसा बताने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से होगा। केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है सबस्टांस, इट मीन्स पदार्थ। सबस्टांस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सबस्टांस, सबस्टेंस जो होता है वो होता है पदार्थ। इस दुनिया की जो कोई भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है? सबस्टांस, इट मीन्स पदार्थ। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने है वो सब पदार्थ है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो सब पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इस पदार्थ ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, अणु और परमाणु। अणु को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, जबकि परमाणु को आप लोग एटम कहते हैं। एटम जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम और छोटी इकाई होती है। जैसे अपने मानव शरीर के लिए आप लोगों से बात किया जाता है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी सेल जो होती है वो कोशिका होती है। वैसे ही पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है वो परमाणु यानी कि एटम होती है। तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम इकाई, तो आप लोगों का जवाब आएगा परमाणु। यानी परमाणु से मिलकर अणु बनता है और बहुत सारे अणुओं से मिलकर एक पदार्थ बन जाता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चीज आप लोगों को ध्यान रखना, पदार्थ वह वस्तु होती है, पदार्थ वह वस्तु है जो द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान के साथ साथ स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। यानी कोई भी वस्तु है वो द्रव्यमान के साथ साथ यदि स्थान रख रही है तो वो सबस्टांस, इट मीन्स पदार्थ का ही एग्जाम्पल होगा। आप लोग पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में देख सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। ये तीन पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, और छठवीं बोस आइंस्टीन फर्मेंटेशन या फर्मेट होती है। तो आओ बच्चों, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक पदार्थ की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के आधार पर तीन अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है, जिसमें एक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, ठोस, इट मीन सॉलिड। दूसरी अवस्था का नाम सुना आप लोगों ने द्रव, और तीसरी अवस्था का आप लोगों ने सुना होगा गैस। तो ये तीन बेसिकली एक सामान्यतः पदार्थ की अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और पांचवी अवस्था होती है बीईसी। बीईसी का पूरा नाम होता है बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट कंडेंसेट। तो ये पांच अवस्थाएं होती है, और छठवीं अवस्था होती है फर्मेट। छठवीं अवस्था क्या होती है? फर्मेट। तो एक पदार्थ की सामान्यतः जनरल स्टेज पूछी जाए तो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेज होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और सिक्स स्टेज होती है फर्मेंटेशन। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड क्यों सॉलिड होता है, ठोस द्रव क्यों द्रव है, और गैस क्यों गैस होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके एक एक की डिटेल देंगे। तो आइए बच्चा, फर्स्ट अपन लेते हैं ठोस। सॉलिड जो होता है वो क्यों सॉलिड है, द्रव क्यों द्रव है, और गैस क्यों गैस है। इनके पीछे पांच चार बातें होती है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और
और यही आप लोगों के ऑलमोस्ट वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होती है। जैसे सॉलिड इधर, गैस, द्रव एंड गैस, इधर अपन सॉलिड की बात करेंगे, इधर द्रव की, और इधर अपन गैस की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉलिड के लिए। तो सॉलिड में इनका आप लोगों से स्ट्रक्चर और वॉल्यूम पूछा जाए तो इनका फिक्स होता है। जैसे आप लोग कोई भी जैसे पदार्थ लिया, ये आप लोगों ने ईंट लिया, जैसे बर्फ लिया, तो इसका वॉल्यूम और आकार जो होता है वो फिक्स रहता है। ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जबकि लिक्विड में आप लोग बात करेंगे तो इसमें वॉल्यूम इसका नॉट फिक्स, वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, जबकि स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछा जाए तो नॉट फिक्स यानी अनिश्चित होता है। दूसरी बात, आप लोग गैसों के लिए बात करेंगे तो गैसों का जो वॉल्यूम और स्ट्रक्चर यानी आयतन और आकार होता है वो तीनों ही क्या होते हैं, नॉट फिक्स, दोनों ही क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड होते हैं। और सॉलिड में आप लोगों को ध्यान रखना है फिक्स होता है। तो ये चीज आप लोगों को पहले क्लियर हो गई कि इनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। इनमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इनमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो आओ बच्चों, आप लोग सॉलिड के लिए दो बात ध्यान रखिए, एक आयतन, दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिए इनका आकार, इनका जो आकार होता है वो, तीसरी चीज आप लोग ध्यान रखिए इनका प्रसार, चौथी चीज आप लोग इनका ध्यान रखिए विसरण, पांचवी चीज ध्यान रखिए इनके अणुओं में लगने वाला अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल कम ज्यादा। फिर ध्यान रखना अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक, अंतर आणविक स्थान, अणुओं के बीच जो अंतर आणविक स्थान होता है वो। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इसी के साथ आप लोग ध्यान रखिए इनके बीच फर्तकारी बल और आकर्षण बल भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, आप लोग इधर द्रव के लिए बात करिए, इनका आकार, इनका आयतन, और इनका आप लोगों को प्रसार, और इनका साथ ही साथ आप लोगों को विसरण, और विसरण के बाद आप लोगों को इनका अंतर, अंतर आणविक, अंतर आणविक बल, और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना इनका अंतर आणविक स्थान, अणुओं के बीच जो बीच स्थान गैप होता है उसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं, अंतर आणविक स्थान, और इसका गतिज ऊर्जा भी, काइनेटिक एनर्जी भी बताना। सेम यही चीजें आप लोगों को गैस के लिए बोलना है। गैसों का आकार फिक्स होता है कि नॉट फिक्स होता है बताना, आयतन आप लोगों को बताना इसका फिक्स या नॉट फिक्स, साथ ही साथ इनका प्रसार भी आप लोगों को बताना, एक्सपेंशन, और इसका साथ ही साथ आप लोगों को विसरण भी बताना, विसरण। इसके साथ फिर आप लोगों को अंतर, अंतर आणविक, अंतर आणविक बल भी बताना है, और उसके साथ आप लोगों को इनका अंतर आणविक स्थान बताना, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, और इसके बाद इनकी गतिज ऊर्जा भी आप लोगों को बताना है, गतिज ऊर्जा। एक एक पॉइंट और ले लेते हैं इनमें। इनका आप लोगों को घनत्व यानी डेंसिटी बताना, इसका भी आप लोगों को घनत्व यानी डेंसिटी बताना, और इसका भी आप लोगों को घनत्व यानी डेंसिटी बताना। तो ये सारी चीजों से ही ठोस ठोस होता है, द्रव द्रव है, और गैस गैस है। आप लोगों से सबसे पहले ठोस के लिए बात करेगा तो ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। आकार इनका आप लोगों को ध्यान रखना निश्चित होता है। आकार और आयतन पदार्थ की जिस अवस्था में फिक्स होते हैं वो ठोस होता है। ठोसों का प्रसार होता है वो सबसे कम होता है, गैसों का प्रसार होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड का गैसों से कम और ठोसों से ज्यादा होता है। तो इनका प्रसार आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे कम होता है, ठोसों का प्रसार जो होता है सबसे कम, और
द्रवों का होता है वो ठोसों से ज्यादा। द्रव का आप लोगों से आकार पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित। जबकि आयतन के लिए बात की जाए तो वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना, इनका प्रसार जो होता है वो ठोसों से ठोसों से ज्यादा होता है। इनके लिए बात करिए, इनका आकार जो होता है वो भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, वो अवस्था होती है गैस। और इन गैसों का जो प्रसार होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी इनका एक्सपेंशन तेजी से होता है, सबसे ज्यादा। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। विसरण और प्रसार में थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो, विसरण सबसे ज्यादा पूछा जाए तो गैसों का ही होगा और सबसे कम पूछा जाए तो ठोस होगा। द्रव के लिए बात नहीं होगा आपसे, बात या ठोस के लिए होगा या फिर गैस के लिए होगा। तो इनका विसरण आप लोगों को ध्यान रखना सबसे कम होता है, इनका विसरण सबसे कम होता है और इनका विसरण सबसे ज्यादा होता है। इनका सॉरी सब आप लोगों से पूछा जाए ठोसों की अपेक्षा, गैसों की अपेक्षा इनका कम होता है और ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, ठोसों की अपेक्षा या ठोसों से ज्यादा, ये चीज ध्यान रखना। विसरण सबसे ज्यादा जो होता है वो गैसों का होता है, सबसे ज्यादा। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। अंतरा आणविक बल, दो अणु के बीच लगने वाले बल को इंट्रामोलिक्यूल फोर्स बोलते हैं। और ये अंतरा आणविक बल जो होता है वो इन ठोसों का क्या होता है, ठोसों का सबसे कम होता है। ठोसों के बीच सबसे ज्यादा होता है अंतरा आणविक बल, इसलिए क्या होता है बच्चा, वो सॉलिड होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, यानी इनमें मैक्स पाया जाता है, जबकि गैसों में होता है वो सबसे कम पाया जाता है। द्रवों की आप लोगों से बात की जाए लिक्विड के लिए तो वो आप गैसों से बताएंगे ज्यादा और ठोसों से बताएंगे कम। नेक्स्ट, इनका अंतरा आणविक जो स्थान होता है, अंतरा आणविक स्थान वो गैसों का सबसे कम होता है। गैसों में जो अणुओं के बीच होते हैं, ठोसों में होता है सबसे कम और गैसों में होता है सबसे ज्यादा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये अंतर भी। नेक्स्ट जो है गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा होती है वो सॉलिड की सबसे कम होती है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। जबकि द्रवों के लिए ये बात, गैसों के लिए बात की जाए तो गैसों की गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आप गतिज ऊर्जा यदि ठोस लिक्विड के लिए बात पूछी जाए तो ठोसों से तो होती है ज्यादा और गैसों की अपेक्षा होती है कम। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर रखनी है। नेक्स्ट, डेंसिटी की आप लोगों से बात की जाए तो डेंसिटी होती है ठोसों की सबसे ज्यादा, ठोसों की होती है सबसे ज्यादा। और घनत्व जो इनका द्रवों का होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा कम, जबकि गैसों की अपेक्षा ज्यादा होता है। और सबसे कम जो होता है डेंसिटी वो गैस का होता है, सबसे कम घनत्व। ठोस द्रव गैस इनका किसमें कम होता है घनत्व, तो गैसों का होता है। अब मेन मसला अपना ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है या एग्जाम में क्वेश्चन इस चीज से किस तरीके से पूछा जाएगा। तो उसकी लैंग्वेज ये रहेगी कि निम्नलिखित में से प्रसार सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस द्रव गैस। तो आप लोगों का ध्यान है कि सबसे ज्यादा प्रसार है वो किसमें होता है, गैस में, और सबसे कम प्रसार किसमें होता है, सॉलिड में। आप लोगों को ध्यान रखना, ठोस जो होते हैं इनका निश्चित आयतन होता है और आकार भी निश्चित होता है। क्वेश्चन यहाँ से यूं पूछा जा सकता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड यानी निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस कहलाएंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, जिनमें आकार फिक्स होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है, आकार अनिश्चित होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव यानी कि लिक्विड कहलाता है। और जिसमें दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैस कहलाता है। सिंपल आप लोग इनके डायग्राम से भी इनको समझ सकते हैं, जैसे काफी आसान है। जैसे ये मैंने आप लोगों के सामने एक कोई मेटल यानी कोई धातु है उसका टुकड़ा लिया है जो सॉलिड फॉर्म में है, या आप ये देख सकते हैं बर्फ है जो सॉलिड फॉर्म में होती है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान है। तो ये सॉलिड का डायग्राम हुआ। नेक्स्ट चीज आप लोगों को जो लिक्विड का डायग्राम है ये लो सर,
लिक्विड का डायग्राम आप लोग इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये लिक्विड है। नेक्स्ट जो होता है वो आप लोगों का गैस, गैसों का डायग्राम आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इनका अंतरा आणविक स्थान होता है अणुओं का, वो बहुत ज़्यादा होता है, अणु दूर दूर होते हैं, इन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए स्टेज कौन सी स्टेज होती है बच्चा, गैस स्टेज या गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सॉलिड की, और गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैसों की, और सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की। डेंसिटी घनत्व पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है और सबसे कम किसका होता है, गैसों का। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन तीन भाग होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड एंड एक गैस। चौथी अवस्था आप सब लोगों को पता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था, जो सनलाइट सूर्य होता है वो प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। आप लोग जो कफ निकालते हैं, कफ प्लाज्मा अवस्था में होता है। आप लोहे को 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो उसका लिक्विड बनेगा, वो प्लाज्मा अवस्था ही होता है। तो प्लाज्मा अवस्था एक पदार्थ की फोर्थ स्टेज होती है। बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट होता है, बेक भी बोलते हैं उसको, BEC, वो पदार्थ की फिफ्थ स्टेज होती है। और सिक्स स्टेज आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्मेट होती है। तो ये बच्चा पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर इतने भाग होते हैं या इतनी अवस्थाएं होती है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी एक पदार्थ की जो अवस्था है वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से वापस सॉलिड में आ सकता है। इस चीज को हम लोग अवस्था परिवर्तन कहते हैं। आइए बच्चा, जैसे आप सब लोगों के सामने ये कोई हमने बर्फ का टुकड़ा लिया है, ये कोई बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ आप सब लोगों को पता है सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होता है। इसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में चला जाएगा, यानी इसका पानी बन जाएगा। और पानी आप सब लोगों को पता है तरल यानी कि द्रव अवस्था में होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा पानी को और गर्म करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, वाष्प यानी भाप या गैस में चला जाएगा। इसका वाष्प बन जाएगा और ये गैस अवस्था में हो गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना, इस गैस को वापस आप लोग ठंडा करेंगे तो इसका लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को वापस और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो इसका बर्फ बन जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग अवस्था परिवर्तन, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में जाना क्या कहलाता है, और गैस से द्रव में आना क्या कहलाता है, और द्रव से ठोस में जाना क्या कहलाता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में आते हैं, गैस में आते हैं। इन चीजों को क्या कहा जाता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट और IMP है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो देखो, इसके आप लोग सिंपल और आसान तरीके से इस चीज को आप कवर कर सकते हैं। ठोस जो है वो लिक्विड में जा रहा है, इट मीन्स वो पिघलना कहलाएगा या फिर गलन कहलाएगा। तो देखो, अवस्था परिवर्तन में आप लोगों को ध्यान रखना, एक तो होता है गलन, या इसी चीज को आप लोग बोल सकते हैं पिघलना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है बच्चा वाष्प, या फिर इसको आप लोग भाप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो होता है वो होता है संघनन। संघनन जो होता है वो कंडेंसेशन होता है, और उसका बनना संघनन का ही एग्जाम्पल होता है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है आप लोगों का जमना, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं जमना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पिंडन, पिंडन या जमना। इसके बाद 6 नंबर पे आप लोगों का आता है ऊर्ध्व पातन, ऊर्ध्व पातन यानी सब्लिमेशन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, 5 इंपॉर्टेंट होता है, काफी IMP और इंपॉर्टेंट है। देखो, गलन क्या है, गलन क्या है, ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है या पिघलना कहलाता है। जैसे आप लोग फॉर लाइक एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं
बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना इसी का एग्जाम्पल है। या फिर धातुओं का पिघलना, धातुओं का पिघलना, धातुओं का पिघलना भी किसका एग्जाम्पल है बच्चा, इसी का ही एग्जाम्पल है। तो ये किस स्टेज से किस स्टेज में जा रही है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं सॉलिड से, ये बर्फ थी, ये बर्फ थी और इसको आप लोगों ने गर्म किया, गर्म किया तो ये नेक्स्ट जो स्टेज पे पहुंची वो लिक्विड यानी तरल या द्रव में पहुंच गया गर्म करने पर। तो सॉलिड ये आप लोगों को पता है ठोस है, और ये क्या है, द्रव। तो द्रव, ठोस का द्रव में बदलना गलन या फिर पिघलना कहलाता है। वाष्प क्या है, वाष्प है बच्चा द्रव टू गैस, द्रव टू गैस। जैसे आप लोग बोल सकते हैं पानी का, पानी का उबलना, पानी का उबलना। जब पानी उबलता है तो वो लिक्विड है, वो किस में जा रहा होता है, वाष्प या भाप में जा रहा है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, संघनन। संघनन क्या है, गैस का द्रव में आना, कंडेंसेशन बोलते हैं गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड यानी गैस का द्रव में बदलना। और इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं ओस का बनना, ओस का, ओस का बनना, ओस का बनना क्या कहलाता है, आप लोगों को ध्यान रखना संघनन कहलाता है। संघनन का एग्जाम्पल है ओस का बनना। और गैस टू लिक्विड में बदल रही है स्टेज, यानी गैस फॉर्म का लिक्विड स्टेज में आना। नेक्स्ट है पिंडन। पिंडन क्या है, पिंडन है द्रव टू सॉलिड, द्रव टू ठोस, यानी द्रव का ठोस में जाना जमना या फिर पिंडन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग पता ही है, पानी से बर्फ निर्माण। पानी से बर्फ निर्माण क्या है बच्चा, आप लोगों का जमना या पिंडन ही है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन की बात करें, इनको सब्लिमेंट सबस्टांस कहते हैं। और ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको गर्मी देने पर या गर्म करने पर ये पिघलेंगे नहीं, डायरेक्ट गैस में चले जाएंगे। ऐसे पदार्थों को आप ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों का आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नेपथलीन हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में जाना है, तो ठोस टू, ठोस टू, ठोस टू गैस, ठोस टू गैस में बदलना क्या कहलाता है बच्चा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो आपने देखा कपूर, कपूर किसका एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। नौसादर, नौसादर भी किस, नौसादर। इसके अलावा नेपथलीन, ये सब सब्लिमेशन सबस्टेंस यानी कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेपथलीन, नेपथलीन, नेपथलीन। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपका वाष्प यानी भाप हुआ, ये संघनन हुआ, और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना ये आप लोगों का जमना हुआ, और ये ऊर्ध्वपातन हुआ। काफी आसान पॉइंट होता है, इतना आसान, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, नेपथलीन कौन से पदार्थ होते हैं, ऊर्ध्वपातन। आपसे पूछेगा गैस टू द्रव में बदलना क्या है, संघनन। ओस का बनना किसका एग्जाम्पल होता है, संघनन का होता है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अवस्था परिवर्तन के बाद आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है, वो है बच्चा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है, इवोपरेशन, वो क्या है, किसी भी ताप पर द्रव का लिक्विड स्टेज से धीरे 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 गैस अवस्था में पहुंचना वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण बिना उष्मा के या हीट के नहीं हो सकती। आप लोगों ने देखा है पसीने के अंदर आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक का अनुभव होना, नहाने के बाद शीतलता का अनुभव होना, साथ ही साथ आप ईथर की बूंद हथेली में लेते हैं तो आपको ठंडक महसूस होना। आप गर्मियों के दिनों में मटके के अंदर पानी का ठंडा होना, ये वाष्पीकरण के ही उदाहरण है। कपड़ों का सूखना, ये वाष्पीकरण के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो वाष्पीकरण काफी आसान है, आप लोग इनके एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ें, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन रोज देखते हैं, कपड़ों का सूखना। तो कपड़ों का सूखना एक कौन सा
क्रिया है, वाष्पीकरण की क्रिया है। गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में मटके का पानी ठंडा होना। गर्मियों के दिनों में मटके के पानी का ठंडा होना भी किसका एग्जाम्पल है बच्चा? आप लोगों को ध्यान रखना, वाष्पीकरण का ही एग्जाम्पल है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि पसीने में पंखे के नीचे ठंडक लगना, ठंडक का अनुभव होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आप लोगों को ध्यान रखना, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। दूसरा बात, नहाने के बाद शीतलता का अनुभव होना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना किसका एग्जाम्पल होता है? वाष्पीकरण का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये 3-4 एग्जाम्पल है वाष्पीकरण के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट और आईएमपी है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वथनांक। क्वथनांक को आप लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आईएमपी लगा के रखना पहले से ही। तो क्वथनांक से लगातार क्वेश्चन रहता है चर्चाओं में। देखो, क्वथनांक को आप इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह निश्चित, बॉइलिंग इट मीन्स उबलना। बॉइल का मतलब क्या होता है? उबलना। बॉइल का मतलब होता है उबलना या उबला हुआ। पॉइंट मतलब बिंदु। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वह उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक मान कहलाता है। इसकी डेफिनेशन, स्मार्ट सी डेफिनेशन या इसकी भाषा वो आसान सी है। निश्चित ताप पर किसी द्रव के उबलने की घटना, द्रव की उबलने की घटना उसका क्वथनांक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तब पानी क्या होता है? उबलने लग जाता है। यानी जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप आता है तब पानी उबलने लग जाता है। ये बात आप लोगों को क्लियर रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसको ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के पक्का रहने वाला है। तो देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, यानी दाब का बॉइलिंग पॉइंट पर प्रभाव। दाब का बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रभाव होता है वो सिंपल है। देखो, बीपी समानुपाती होता है पी, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है किसके? आपके पी यानी कि प्रेशर के। यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्वथनांक मान है। एक बीपी आपका ब्लड प्रेशर भी होता है, यहाँ पर बीपी आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट है और पी इट मीन्स दाब है। यानी पी आप लोग क्या बता रहे हैं? दाब। और ये बीपी क्या बता रहे हैं? क्वथनांक। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा। जो इसका मतलब देखिए आप लोग, इसका मतलब होता है यानी पी बढ़ेगा तो आप लोगों का बीपी भी बढ़ेगा। बीपी भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इस चीज से आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा? उबलेगा, कोई भी चीज है वो उबलेगा तेजी से। यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से आप लोगों की उबलने की घटना है वो तेजी से होगी। जैसे प्रेशर कुकर में आप लोगों ने देखा
खाना जल्दी से पक जाता है, उसका कारण क्या है? प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट यानी घटने की जो उबलने की घटना है वो भी क्या हुई? तेजी से हुई। तो कोई भी चीज़ है वो उबलेगा उबलेगा तेज, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे देखिए बच्चा, आप लोगों से जैसे समानुपाती है तो पी घटा यानी प्रेशर कम हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना उबलने की घटना है वो धीरे होगी। उबलेगा उबलेगा धीमे, यानी धीमे मतलब धीरे धीरे उबलेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दाब भी अधिक है और क्वथनांक भी अधिक है, यानी दाब बढ़ने से प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी उबलने की घटना तेजी से होती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर देखा खाना बनाने में टाइम लगता है या खाना पकने में समय लगता है, इसका कारण क्या है? दाब घटा तो उबलने की घटना भी घट गई। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ऊंचाई वाले स्थानों पर ऊंचाई ऊंचाई वाले ऊंचाई वाले स्थानों पर, या आप सीधा बोल सकते हैं पहाड़ियों पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि क्योंकि प्रेशर क्या है? कम, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? कम, और खाना देरी से पकता है या खाना पकाने में समय लगता है। इसका कारण क्या है? प्रेशर है। तो दाब का सीधा इफेक्ट होता है किस पर? आप लोगों को ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट पर, और ये इसके डायरेक्टली क्या होता है? समानुपाती यानी कि प्रोफेशनल होता है। पी बढ़ने पर बीपी बढ़ता है, पी घटने पर बीपी घटता है, ये चीज ध्यान रखना। बीपी हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो तेजी से घटना होगी, और कम है तो धीरे होगी। और इसके एग्जाम्पल बता दिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकना इसका एग्जाम्पल है, इसी का ही है। और दाब क्या है? ज्यादा, और यहाँ दाब क्या है? कम। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोगों को सब्सटेंस में काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। क्वथनांक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, पदार्थ में आप लोगों ने भौतिक अवस्थाएं पढ़ी, 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और उसके बाद फर्मेंटेशन। उसके बाद आप लोगों ने अवस्था परिवर्तन देखा, और उसके बाद आप लोगों ने वाष्पीकरण और क्वथनांक, और उसके बाद जो होता है एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन आता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में पदार्थ पदार्थ में भौतिक व रासायनिक रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन तो सिंपल है बच्चा, काफी आसान सा पॉइंट होता है, एक क्वेश्चन पक्का देकर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, इधर आप लोगों को बात करना है भौतिक परिवर्तन की, किसकी? भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, इसको आप लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको आप लोग कहते हैं केमिकल चेंज, और भौतिक परिवर्तन होता है उसको आप बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे इसको आप लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज, ओके, और इसको आप लोग बोलेंगे केमिकल केमिकल चेंज केमिकल चेंज। सिंपल है, बहुत आसान सा पॉइंट होता है, ध्यान से पढ़िए। देखो बच्चा, इसमें आप लोगों को क्या देखना कि इसमें आकार, अवस्था, रंग, इन सब में परिवर्तन आएगा, लेकिन कोई नया सबस्टेंस या कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। अभी इसमें आकार, आयतन, इसमें आकार, रंग और
आप लोगों को ध्यान रखना कि अवस्था परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ बनता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए इस कपड़े का, कपड़ा गीला हो रहा है वापस सूख रहा है, गीला हो रहा है वापस सूख रहा है, दिस इज फिजिकल चेंज, इट मीन्स भौतिक परिवर्तन। लेकिन कपड़ा जल गया है, इसके राख बन गया नया पदार्थ, अब उस राख से वापस कपड़ा नहीं बन सकता, दिस इज केमिकल चेंज। इट मीन्स केमिकल चेंज कभी भी वापस बेक नहीं होते, नेवर बेक। तो आप लोग ध्यान रखना, जिसको नया पदार्थ बनने के बाद मूल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, दिस इज केमिकल चेंज। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, इसमें पहला अंतर तो आप ये लिखिए, इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में आकार आकार अवस्था अवस्था व रंग के साथ साथ कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसको आप लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखना, इस परिवर्तन में आकार में परिवर्तन आ सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अब इस अवस्था परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, रासायनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कपड़ा जलने के बाद राख बन गया, जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कपड़ा जलने के बाद राख बन गया, राख से वापस कपड़ा नहीं बन सकता, राख एक नया पदार्थ बना, दिस इज केमिकल चेंज। कपड़ा गीला हुआ वापस सूख सकता है, गीला हो सकता है, दिस इज फिजिकल चेंज। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी अस्थायी परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, और स्थायी परिवर्तन होता है फिक्स्ड, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये स्थायी परिवर्तन होता है। तो आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग का लगना एक स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना एक स्थायी परिवर्तन है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जस्तीकरण करते हैं, ये चीज बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण या यसद लेपन भी कहते हैं, हम आपको आगे पढ़ा रहे होंगे इस चीज को। और इसमें जैडन या जस्ते की हल्की परत बिठाने की क्रिया होती है, इसको ही हम जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थायी परिवर्तन हुआ, ये अस्थायी परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ये प्राय दोनों दिशाओं में हो सकता है, प्राय दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं में कैसे? दोनों दिशाओं में, यानी कि गीला हुआ वापिस सूख गया, सूख गया वापिस गीला हो गया, तो आगे भी गया वापिस पीछे भी आया, तो इसको हम प्राय दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहते हैं। और इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कह देते हैं। इसीलिए उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जाना जाता है भौतिक परिवर्तन, और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जो जाना जाता है वो रासायनिक परिवर्तन जाना जाता है। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये प्राय 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 एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन, एक ही दिशा में प्राय एक ही दिशा में और दोनों दिशाओं में। तो दोनों दिशाओं में चलती है उस अभिक्रिया को आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय। और जो एक ही दिशा में होता है उसको आप कहते हैं अनुउत्क्रमणीय, अनुउत्क्रमणीय। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। सिंपल क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए जीव अपशिष्ट का नष्ट होना, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है
कि बताइए अगरबत्ती का जलना या मोम का जलना, इनमें से कौन सा उत्क्रमणीय है और कौन सा अनुत्क्रमणीय है। तो सिंपल बातें हैं, इनके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसको फिजिकल चेंज कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसको केमिकल चेंज कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ उसका आकार बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, लेकिन इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। फिर आप लोगों को बताना है कि इसीलिए इसको अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। ये मूल पदार्थ में वापस या मूल कंडीशन में वापस लाया जा सकता है, इसको मूल पदार्थ में वापस नहीं बदल सकते, इसलिए स्थायी स्थायी परिवर्तन होता है, फिक्स्ड होता है, और ये प्राय दोनों दिशाओं में जाता है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ो, इनके एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है, काफी आईएमपी है, बहुत इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, और इधर आप लोगों को ध्यान रखना एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये लोग। अच्छा, ओके। सो इसमें आप लोगों को सबसे पहला एग्जाम्पल जो काफी आईएमपी और इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने सुना लोहे का आयनित होना, आयनित या फिर आप लोग बोल सकते हैं गरम, आयनित या गरम होना, दिस इज फिजिकल चेंज। वो गरम हुआ वापिस ठंडा हो सकता है, गरम हो सकता है, इसको आप लोग फिजिकल चेंज कह सकते हैं। लेकिन इधर आप लोग एग्जाम्पल लिखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक कौन सा एग्जाम्पल है बच्चा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इस पर जंग लग जाएगा तो वो भूरे रंग के एक मिश्रण बनाएगा जिसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और ये वापस इससे लोहा मूल कंडीशन वाला नहीं बन सकता, इसलिए केमिकल चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल है, इधर आप लोगों को लिखना है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो फिजिकल चेंज का। जबकि मोम का जलना, मोम का जलना, मोम जल के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में बदल गया है, उस CO2 से वापस आप लोग मोम नहीं बना सकते, दिस इज फिक्स चेंज, इट मीन्स केमिकल, यानी कि आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इधर आप लोगों को लिखना पानी का उबलना, पानी का उबलना, पानी का उबलना, उबलेगा तो वो एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, गैस से वो लिक्विड से गैस में जाएगा, उस गैस से वापस लिक्विड बन जाएगा, तो ये मूल कंडीशन में वापस आ सकता है, इट मीन्स भौतिक परिवर्तन, इट मीन्स आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल चेंज। इधर आप लोग लिख सकते हैं पानी का उबलना, तो इधर आप लोग लिख सकते हैं अंडे का उबलना, अंडे का उबलना एक कौन सा परिवर्तन हुआ, तो अंडे का उबलना एक आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना एक आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन होता है, वो सॉरी भौतिक परिवर्तन होता है। इसके साथ ही साथ बादलों का बनना, बादलों का बनना किसका एग्जाम्पल होता है, बादलों का बनना एसी का ही एग्जाम्पल होता है। कागज, लकड़ी, कांच का टूटना,
टूटना, इनका टूटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इधर आप लोग लिखिए, जहां पर भी आपको दहन क्रिया दिख रही है यानी जलने से संबंधित काम हो रहा है, वो सब रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जलने की क्रिया सारी रासायनिक, मोटा मोटा आप लोग ध्यान रखिए, रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना कि जैसे आपसे पूछा कि पेट्रोल 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 व डीजल का CO2 में या फिर CO में CO2 व CO होता है CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखना। पेट्रोल व डीजल का CO2 या फिर CO में बदलना किसका एग्जाम्पल होता है बच्चा, केमिकल चेंज का। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, उससे आप वापस पेट्रोल और डीजल में उसको आप नहीं ला सकते। ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, जीव अपशिष्ट का नष्ट होना। जीव अपशिष्ट होते हैं उनका नष्ट होना। जीव अपशिष्ट का नष्ट होना, ये क्या है बच्चा, एक आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। दूसरा चीज ध्यान रखना, फलों को काटने पर रंग परिवर्तन, ये भी आप लोगों का एक कौन सा एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, फिजिकल सेंस एंड केमिकल सेंस। इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लोहे का आयनित होना या गर्म होना एक भौतिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक है। मोम का पिघलना एक भौतिक है या धातुओं का पिघलना एक भौतिक है, जबकि मोम का जलना और CO2 में बदल जाना एक केमिकल चेंज है। पानी का उबलना, बादलों का बनना, ये सब एक फिजिकल चेंज होते हैं। जबकि अंडे का उबलना, अंडा उबलने के बाद वापस उस मूल कंडीशन में नहीं आ सकता, इट मीन्स वो कौन सा हुआ बच्चा, आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को खींचा वापिस छोड़ा वही आ जाएगा, दिस इज फिजिकल सेंस। एंड दहन क्रिया यानी जलने से संबंधित हो बात कर रहा है, चाहे वो लकड़ी जल रहा है, कागज जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, मोम जल रही है, जहां पर भी मोटा मोटा आपको दहन क्रिया है, ये सब आपको क्लिक ऑन करना है केमिकल चेंज पे, यानी कि रासायनिक परिवर्तन पे। आपको पता है पेट्रोल व डीजल का CO2 या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज होता है। कागज, लकड़ी, कांच, इनका टूट जाएगा तो वापिस जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फिजिकल चेंज। लेकिन जल गया तो उसकी राख बन गई, उससे वापस उसको मूल कंडीशन में नहीं ला सकते, दिस इज, आप लोग ध्यान रखिए, रासायनिक परिवर्तन होता है। फल को काटने के बाद रंग परिवर्तन, देखा होगा केले को, सेब को काटने के बाद कुछ देर तक हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। तो आई होप आप लोगों को इसमें ये सारी चीजें समझ में आया होगा। कुछ एक एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को तुलनात्मक ध्यान रखना है, जैसे मैं इनको डबल एरो करके बता दे रहा हूँ। आपने बोला जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको आपको ध्यान रखना, जबकि लोहे का गरम होना एक क्या है, होना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चा, ये चीज ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना वो ये है, दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है
कि मोम, देखो मोमबत्ती का जलना दोनों है, रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है, लेकिन मोम जल गया वो रासायनिक है और पिघल गया वो भौतिक है। तो आप ध्यान रखना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि जबकि मोम का जलना, मोम का जलना, मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके बच्चा, ये चीज ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल आप लोगों को और ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आईएमपी है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना, नेक्स्ट है अंडे का उबलना, अंडे का उबलना, अंडे का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है, जबकि जबकि पानी का उबलना, पानी का उबलना, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। याद रह जाएगा आप लोगों को, सिंपल है, काफी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये तीन वो एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे ही जाते रहते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आप लोगों के बने हुए हैं, आगे इन फ्यूचर आप कोई एग्जाम और देख रहे हैं तो उसमें भी पूरी पूरी इससे गुंजाइश रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कंप्लीट करिए। देखो बच्चा, नेक्स्ट जो होता है, अपन ने पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा। पदार्थ को आप रासायनिक संगठन के आधार पर भी देख सकते हैं तीन भागों में। जैसे एक होता है एलिमेंट, इट मीन्स तत्व है, सेकंड वन होता है कंपाउंड, इट मीन्स यौगिक, एंड थर्ड वन होता है आप लोगों का मिश्रण, इट मीन्स मिक्सचर। तो इन तीनों में भी आप लोगों को अंतर डिफाइन करना आना चाहिए, या इन तीनों में से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आओ अब हम पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं। तो पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। रासायनिक संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट वन हम आप लोगों से बात करें तो आपने क्या बोला, तत्व। तत्व यानी कि यौगिक, सॉरी तत्व यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आप लोगों का जो होता है सेकंड वन, वो होता है यौगिक। यौगिक को आप लोग बोलते हैं कंपाउंड, ओके। एंड थर्ड वन जो होता है आप लोगों का, वो होता है मिश्रण, और मिश्रण को आप बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है बच्चा। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है आगे चलकर, एक होता है समांगी मिश्रण, समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण, और एक होता है आप लोगों का विषमांगी मिश्रण। तो ये आप लोगों के चर्चा में रहता है, विषमांगी और समांगी मिश्रण, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो आओ अपन वन बाय वन करके पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने, तत्व यानी एलिमेंट, सेकंड वन क्या होगा, यौगिक यानी कंपाउंड, और थर्ड वन क्या होगा, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर को अपन दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो बच्चा लोग, अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम होता है तत्व। तत्व
तत्व को आप लोगों ने अभी अभी आपने बोला, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट इट मीन्स तत्व। तत्व किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा पदार्थ का कण है, या आप भाग बोल सकते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाता है। तो आप इसकी भाषा ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व किस तत्व तत्व यानी एलिमेंट, तत्व किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, बना होता है। किसी तत्व किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बात समझ में आया? देखिए कैसे, जैसे आप सब लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोगों को पता है, एक एन जो एक परमाणु है, एक एन और जुड़ के नाइट्रोजन जुड़ के एन प्लस एन क्या बना दिया बच्चा? N2 बना दिया। ठीक है ना बच्चा? तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट का एग्जाम्पल हुआ, यानी तत्व है। आप लोगों को पता है एक O और दूसरा O मिलकर O2 बना दिया। ये ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व यानी एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु मिलकर क्या बना दिया? H2। तो ये भी क्या हो गया? एक तत्व हो गया। N2 को आप लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। N2 को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन। O2 को क्या बोला जाता है बच्चा? ऑक्सीजन। ठीक है जी, काफी आसान है। और H2 को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? क्लोरीन, ये सब क्या है? एलिमेंट है। तो आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों ने भाषा में यही तो लिखा ना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाता है। जैसे आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर, निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा तत्व का उदाहरण है। जैसे आप लोगों के सामने सबसे पहले लिख दिया है जल, दूसरा आप लोगों के सामने लिख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद आप लोगों के सामने लिखा गया है वो है बच्चा नाइट्रोजन। और अब आपसे ये पूछा गया है कि चारों में से ये बताइए कौन तत्व है। तो आप लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे? क्या आराम से बता देंगे, क्योंकि भाषा आप लोगों की पढ़ी हुई है। तत्व किसी परमाणु का, किसी पदार्थ का वह छोटा भाग है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जल के लिए आप बात करेंगे तो जल होता है H2O, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बन गया है। इट मीन्स ये तो क्या है बच्चा? तत्व नहीं हो सकता। आप लोगों से पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो तत्व नहीं हो सकता, ये तो यौगिक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये भी यौगिक है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? और सल्फर डाइऑक्साइड यानी एक सल्फर, और दूसरा क्या है? O2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये भी एक यौगिक है, ये भी क्या नहीं है? तत्व नहीं है। लास्ट कौन बच गया? नाइट्रोजन यानी कि N2। N2 क्या है बच्चा? एक तत्व का एग्जाम्पल होता है, यानी इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार के आसान से इजी सवाल आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। देखो बच्चा, नेक्स्ट बात आती है, काफी आसान है, इजी है, कि प्रकृति में अभी तक कितने तत्वों का खोज हो चुका है, या प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व। प्रकृति में कुल तत्व की संख्या, प्रकृति में
कुल तत्व की संख्या कितनी है? 118। प्रकृति में कुल तत्व 118 होते हैं। इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्राकृतिक तत्वों की संख्या। प्राकृतिक तत्वों की जो संख्या है वो है बच्चा 92 यानी कि 92। और कृत्रिम 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 तत्व की संख्या पूछे तो 26 है। 26 और 92 आप लोगों को पता है 118 हो गया। आप लोगों से पूछा जाए फर्तम मानव निर्मित तत्व है। फर्तम मानव निर्मित तत्व है वो है टेक्नीशियम। फर्तम मानव तत्व है वो क्या है? टेक्नीशियम। और इसको टीई से लिखा जाता है या डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है टीई से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ बिल्कुल भी इस चीज को स्किप मत करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर जितने भी जो ये आप लोगों के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 118, इनमें से द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व दो होते हैं और उनमें से एक आप लोगों ने सबने नाम सुन रखा होगा पारा, और पारा को आप Hg से लिखते हैं। और दूसरा होता है आप लोगों का ब्रोमीन, और ब्रोमीन को आप लोग लिखते हैं Br से। तो देखो पारा जहां लिखा है वहां आप लोगों को ध्यान रखना है ये धातु यानी कि मेटल होती है, और जो आप लोगों ने ब्रोमीन लिखा है वो आप लोगों का अधातु यानी कि आप लोगों का नॉन मेटल होता है। तो जवाब देने में आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेटल से या नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल पूछा जाता है तो आप लोगों का ब्रोमीन होता है, और मेटल पूछा जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आप लोगों का मरकरी इट मींस पारा होता है। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में नहीं पूछकर इस तरह या यूं भी पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। क्या आप बता सकते हैं? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व एक होता है पारा, वही चीज इसको आप Hg से बताते हैं, और दूसरा होता है ब्रोमीन, और इसको आप Br से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं या लिखा जाता है। देखो बच्चा, दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि कमरे के ताप से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व तो आप लोग क्या आंसर कर सकते हैं इसका? दो ही तत्व होते हैं जिसमें एक का नाम होता है गैलियम और दूसरे का नाम होता है सीजियम। गैलियम को आप Ga से लिखते हैं, Ge से नहीं लिखेंगे। Ge होता है जर्मेनियम और गैलियम होता है Ga। और दूसरा आप लोगों का होता है कमरे के ताप से अधिक ताप पर जो द्रव है वो एक सीजियम और एक गैलियम होता है। सीजियम को आप लिखते हैं Cs। काफी आसान होता है एग्जाम में इनका आंसर करना, लेकिन जब भी आप आसान होगा आप लोगों के जब आप इन चीजों को अपडेट करके एग्जाम हॉल तक लेकर पहुंचेंगे। तो कमरे के ताप से अधिक यानी कमरे का सामान्य ताप आपने 25 डिग्री सेल्सियस सुना, तो इस आप लोग तत्व को अपनी हथेली में लेओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि हथेली का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा तत्व हथेली में लेने पर द्रव अवस्था में आ जाता है? तो गैलियम और सीजियम। आगे बढ़िए बच्चा। नेक्स्ट जो होता है कमरे के
ताप पर गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है, पाए जाने वाले तत्व है। क्या आप बता सकते हैं? कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या होती है 11 होते हैं टोटल। इनमें से आप लोगों को ध्यान रखना कि 6 तो आप लोगों के डीएक्टिव जो गैसें होती है निष्क्रिय, जिन्हें इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं, 6 तो वो हो जाएगी। जैसे सबसे पहले कौन सी होती है? हीलियम। दूसरी कौन सी होती है? नियोन। और तीसरी कौन सी होती है? आर्गन। और चौथी कौन सी होती है? क्रिप्टॉन। और पांचवी कौन सी होती है? जेनॉन। और लास्ट कौन सी होती है? रेडॉन। यानी कि आप लोगों का हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या होते हैं बच्चा? ये डीएक्टिव गैसेज होती है। डीएक्टिव गैस। और इनको आप लोग नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये नेक्स्ट जो होते हैं 5, वो होते हैं आप लोगों का, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है आप लोगों का नाइट्रोजन, एक होता है क्लोरीन, और एक होता है फ्लोरीन। 5 ये हो गए और 6 ये हो गए। टोटल ये 11 एलिमेंट या तत्व ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप पर गैस होते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। सेशन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो बाकी हम लोग आप लोगों को रासायनिक दृष्टि पर जो आप सब्सटेंस देख रहे हैं, यानी कि एलिमेंट, आप लोगों का कंपाउंड एंड मिश्रण, ये नेक्स्ट जो है आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बता रहे होंगे। फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर और आप लोगों के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नाइस डे।